हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने न्यूरॉन सिनेप्स के बारे में स्टडी किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन न्यूरॉन, सिनेप्स और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं सीएनएस के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। और अपन ने ये प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन आते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, तो उन्हें अच्छे से समझेंगे। तो सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो होता है यही वो साइट है, सीएनएस ही वो साइट होती है जहां इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, उसे रिसीव किया जाता है स्टिमुलाई को, और अप्रोप्रिएट जो भी रिस्पॉन्स है वो दिया जाता है। इसमें दो ऑर्गन आते हैं, एक ब्रेन आता है और एक क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। पहले अपन लेते हैं ब्रेन। ब्रेन जो होता है वो प्राइमरी ऑर्गन होता है सीएनएस का, और जनरली यही जो होता है कमांड या जो भी रेस्पॉन्स होता है वो ये जनरेट करता है। तो ब्रेन इज प्राइमरी ऑर्गन ऑफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ सीएनएस। सबसे पहले देखते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी में क्या है। तो ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? ब्रेन के चारों तरफ 3 लेयर होती है और इन तीनों लेयर को कलेक्टिवली कहते हैं मेनिंजेज। सबसे बाहर वाली लेयर होती है ड्यूरा मैटर, फिर होती है एरेक्नॉइड और फिर होती है पाया मैटर। और इन तीनों जो लेयर होती है उनके बीच में फ्लूइड भी भरा होता है जो फ्रिक्शन से बचाता है, उसे कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ कहते हैं। और ये मेनिंजेज और सीएसएफ के लिए अपनी बुक में ये नाम नहीं दे रखा, और वहां पर लिखा हुआ है कि ब्रेन जो होता है वो फ्लूइड फील्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और वो किससे बनता है? मेनिंजेज और सीएसएफ से बनता है। तो ब्रेन के जस्ट बाहर की तरफ 3 लेयर होती है जिन्हें मेनिंजेज कहते हैं। कौन कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। और इनके बीच में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक बोन के बॉक्स में होता है, और उस बोन के बॉक्स को क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। जो क्रेनियम जो होता है वो बाहर से प्रोटेक्ट करता है, और जो अपने मेनिंजेज और सीएसएफ जो होता है वो एक कुशन लाइक मटेरियल होता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जैसे अपना हेलमेट होता है, हेलमेट के बाहर की तरफ मेटल की वो कवरिंग होती है, वो अपने क्रेनियम के जैसी है, और अंदर जो थर्माकोल जो है वो बेसिकली मेनिंजेज और सीएसएफ का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन जो है उसको 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। एक एक करके अपन को तीनों को समझना है। तो सबसे पहले लेते हैं फोर ब्रेन के बारे में। तो अपन ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ब्रेन का, ये जो ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ देखो 3 लेयर है। पहली लेयर कौन सी है? ड्यूरा मैटर, फिर कौन सी है? एरेक्नॉइड, फिर कौन सी है? पाया मैटर। और इन तीनों लेयर को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेनिंजेज। और इन तीनों लेयर के बीच में फ्लूइड भी फिल होता है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और इन तीनों लेयर के बाहर की तरफ एक और बोन की कवरिंग होती है, पूरा बोन का एक बॉक्स होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने ब्रेन के प्रोटेक्शन का हुआ। अब देखते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में 3 पोर्शन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। देखो फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरेब्रम, और सेरेब्रम, ये सब जो आप येलो कलर का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कौन सा है? सेरेब्रम है। और यही वजह है कि फोर ब्रेन अपने ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन है, और फोर ब्रेन में भी सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है। ठीक है, ये सेरेब्रम का ये साइड व्यू है। अगर फ्रंट या ऊपर से देखेंगे तो सेरेब्रम के ऐसे 2 स्फेयर दिखते हैं अपन को, जिन्हें कहते हैं सेरेब्रल हेमीस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अपनी बुक में इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप याद रखना कि सेरेब्रम 2 हिस्सों में होता है, सेरेब्रल हेमीस्फेयर। तो ये तो हुआ अपना सेरेब्रम। फिर उसके बाद में अंदर की तरफ एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे सेरेब्रम कवर करके रखता है, जिसे क्या कहते हैं? थैलेमस। और उसके नीचे ही एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तीनों ही स्ट्रक्चर कलेक्टिवली किस में आते हैं? फोर ब्रेन के अंदर आते हैं। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इसी चैप्टर में आगे काम आएगी, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक देखो मटर के दाने जितनी एक ग्रीन कलर की छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये एक एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है,
और ये बाकी सारी ग्लैंड को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जब अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब अपन वहां देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक ग्लैंड कंट्रोल करेगी जिसे क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। तो ये दो नाम आप एंडोक्राइन सिस्टम में भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो देखो मिड ब्रेन यहाँ कुछ खास क्लियर इस वाले डायग्राम में नहीं दिखता, तो आप बीच में सेंटर में यहाँ पर लेबल कर दें मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर एक्चुअल में 4 ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अपनी बुक में इनके भी नाम नहीं है, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फिर आता है ब्रेन का ये पीछे वाला हिस्सा जिसे क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन। इसके भी 3 पोर्शन है। ये आगे वाला जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं पोन्स। ये क्या करता है, ब्रेन के सारे पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। एक और पोर्शन होता है जिसे क्या कहते हैं, सेरेबेलम। ये जो है सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन है, सबसे बड़ा होता है सेरेब्रम और सेरेबेलम सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन होता है, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ ये जो पीछे जो हिस्सा बचता है इसको कहते हैं मेड्यूला। ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, और इसी मेड्यूला से, ये सपोज करो ये लास्ट है मेड्यूला, यही मेड्यूला आगे एक्सटेंड होकर अपनी स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। तो ये अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसे आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि ब्रेन जो है आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो जैसा कि अपन डायग्राम से अच्छे से समझ चुके हैं कि फोर ब्रेन में कौन से पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन में कौन से होते हैं, हाइंड ब्रेन में कौन से होते हैं और ब्रेन कैसा दिखता है। अब एक एक करके अपन सबके फंक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और इसमें 3 स्ट्रक्चर आते हैं, 3 पार्ट आते हैं। अभी अपन ने देखे थे कौन कौन से थे, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट पोर्शन है। अगर आपको पूछे कि 3 पार्ट जो होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो फोर ब्रेन। अगर फोर ब्रेन में भी पूछे तो कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है, ठीक है। अब फंक्शन देखते हैं, तो एक एक करके अपन तीनों के फंक्शन लेते हैं। पहले देखते हैं ओवरऑल फंक्शन देखते हैं। फोर ब्रेन क्या करता है, ये थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, और ये सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और वॉलेंट्री एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है उस पे अलग अलग ऑर्गन मतलब पोर्शन होते हैं, मतलब साइट के लिए अलग पोर्शन होता है, हियरिंग के लिए अलग होता है, अपने जो स्पीच के लिए अलग होता है, टेस्ट के अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग ऐसे पोर्शन होते हैं किसके अंदर, सेरेब्रम के अंदर, और किसके लिए होते हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए, जैसे साइट, स्मेल, टच, टेस्ट, स्पीच। तो कहने का मतलब है ये सारे फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम कंट्रोल करता है। सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, लॉजिक, इमोशन, कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, ये सारे काम भी कौन कराता है, सेरेब्रम कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो सारे भी कौन करवाता है, सेरेब्रम करवाता है। तो ये अपने सेरेब्रम के फंक्शन थे। नेक्स्ट है थैलेमस। थैलेमस जो होता है वो सेंसरी और मोटर सिग्नल जो जनरेट होते हैं, और स्पेशली वो जो वॉलेंट्री एक्शन में आते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाता है। मतलब देखो जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल भी करेगा और कोऑर्डिनेशन भी करेगा। तो थैलेमस जो होता है वो कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरह काम करता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शन है, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। जो अर्ज ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग होती है, बेसिकली कब अपन को थ्रस्ट लगती है, ठीक है, कब अपन को भूख लगनी चाहिए, हंगर की डिजायर होनी चाहिए, वो सब काम कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। अपनी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि ऐसी कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो ये बताता है कि अपना जो स्टमक है वो पूरा भर चुका है, अब खाना खाना चाहिए, अब नहीं खाना चाहिए। तो वो काम बेसिकली कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। थ्रस्ट बोले तो प्यास, और हंगर भूख, इनके जो सेंटर होते हैं वो कहां पर होते हैं, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, थ्रस्ट और हंगर को कंट्रोल करता है, फैटिग सिग्नल भी हाइपोथैलेमस जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। ये जो पार्ट होता है ब्रेन का वो किसके बीच में होता है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में होता है, इसलिए इसे मिड ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन के थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और हाइंड ब्रेन में जब अपन पॉन्स करेंगे उनके बीच का जो रीजन होगा उसे क्या कहते हैं, मिड ब्रेन। अपनी बुक में दे नहीं रखा, मैं आपको बता देता हूं। मिड ब्रेन जो होता है उसमें 4 स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अपनी बुक में है नहीं इसलिए मैंने लिखवाया नहीं, नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के भी फंक्शन देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपन लेते हैं मिड ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं।
तो मिड ब्रेन जो होता है वो रिफ्लेक्स मूवमेंट कंट्रोल करता है किसके, हेड, नेक और ट्रंक के। और किस रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, जब अपन को कोई विजुअल या ऑडिटरी सिग्नल या स्टिमुलाई आते हैं तो उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए जो अपना हेड, नेक और ट्रंक मूव करता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई आपके नाम से पुकारे तो एकदम ही अपन पीछे की तरफ देखते हैं। वो मूवमेंट, वो रिफ्लेक्स जो है, उसके लिए जो हेड, नेक और ट्रंक का जो मूवमेंट होता है वो कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एक तो ये क्या करता है, विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई के लिए जो हेड, नेक और ट्रंक का मूवमेंट होता है वो कंट्रोल करता है। और दूसरा आई मसल्स को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि अपनी आंख पे अगर कोई टॉर्च मारे और अपन आंख को क्लोज ना करें तो अपनी प्यूपिल जो है वो छोटी होने लगती है, आंख के अंदर जो सेंटर होता है ब्लैक कलर का वो छोटा होने लगता है। तो उस प्यूपिल की साइज जो है वो चेंज होना, और लेंस का शेप चेंज होता है। जब लेंस पास का और दूर का देखता है तो उसकी शेप जो होती है वो चेंज होती है। ये सब करवाने का काम भी कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। ठीक है, अब चलते हैं हाइंड ब्रेन पे। तो हाइंड ब्रेन जो होता है इसके भी 3 पोर्शन होते हैं, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। ये सेरेबेलम है, वो सेरेब्रम था। ठीक है, तो 2 अलग अलग पोर्शन के नाम है। फंक्शन देखते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं पोन्स का। तो पोन्स जो होता है, ब्रेन के अंदर इतने सारे पोर्शन है तो उन सब पोर्शन के बीच में इंटरकनेक्ट करवाने का काम, जो अगर इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो तो वो काम कौन करता है, पोन्स करता है। ये प्राइमरीली जो होता है हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को। ठीक है, नेक्स्ट है सेरेबेलम। ये जो है सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन है। पहला कौन सा था, सेरेब्रम, और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, सेरेबेलम। सेरेब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पोर्शन था, सेरेबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें। ये क्या करता है, इट रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट। देखो, जब अपना बॉडी का मोशन होता है, जैसे अपन चलते हैं या फिर अपन इधर उधर हिलते हैं या डांस कर रहे हैं या स्केट कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी का बैलेंस कौन बनाता है, तो सेरेबेलम जो होता है वो रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है बॉडी मूवमेंट को। और इसी की वजह से वॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं वो प्रिसाइजली परफॉर्म किए जा सकते हैं। अपना बॉडी का पोस्चर जो होता है वो मेंटेन रहता है, बॉडी का बैलेंस जो है वो मेंटेन रखता है। ये किसकी वजह से होता है, सेरेबेलम की वजह से। अपनी बुक में क्वेश्चन भी है कि बॉडी का बैलेंस या इक्विलिब्रियम और पोस्चर कौन सा पार्ट मतलब मेंटेन करता है, तो कौन करता है, सेरेबेलम करता है। नेक्स्ट आते हैं मेडुला। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है वो मेडुला परफॉर्म करता है और कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, स्नीजिंग, कफिंग, योनिंग, ठीक है, साल्वेशन, सलाइवा सिक्रेट होना, वॉमिट करना, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। तो ये अपना था ब्रेन के बारे में। तो अगर आपको ब्रेन के बारे में पूछे तो आप सबसे पहले लिखो कि ब्रेन सीएनएस का वो प्राइमरी ऑर्गन है जो मोटर मतलब अपने सिग्नल को क्या करता है, जनरेट भी करता है। ठीक है, जो भी रेस्पॉन्स होता है उसको यही जनरेट करता है, कंट्रोल यही करता है, कोऑर्डिनेट यही करता है। फिर अपन को उसके प्रोटेक्शन के बारे में लिखना है, फिर उसका एक डायग्राम बनाना है, फिर उसके 3 पोर्शन को एक एक करके लिखना है। अपने उनके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन अपनी बुक में है नहीं, तो सिर्फ पोर्शन कौन कौन से वो और अपन को फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो ये आपके ब्रेन के बारे में एक अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सीएनएस का सेकंड पोर्शन लेते हैं जो कि कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है एक सिलेंड्रिकल लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर होता है, अपनी फिंगर जितना थिन होता है लेकिन लंबा काफी होता है। ठीक है, ये जो सबसे लास्ट पोर्शन था हाइंड ब्रेन का मेडुला, उसी के ही आगे एक्सटेंड होने से बनता है। ठीक है, मेडुला को मेडुला ऑब्लांगेटा भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी का एक्सटेंशन या उसी का कंटिन्यूशन जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। जिस तरीके से ब्रेन को अपन प्रोटेक्ट करते हैं उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करना होता है। तो इसको भी एक बोनी बॉक्स के अंदर रखना है, लेकिन इसका बोनी बॉक्स जो होता है बहुत सारी छोटी छोटी बोन से मिलकर बनता है, जिसे क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन एक बोन नहीं है, उसमें बहुत सारी बोन होती है, वो कलेक्शन होकर, जैसे अपन बैंगल्स जो होते हैं एक के ऊपर दूसरे ऊपर रखते हैं तो अंदर की तरफ एक होलो कैविटी बन जाती है, ठीक वैसी कैविटी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। और वो बैंगल्स की जगह क्या होती है, वर्टिब्रा होती है, जिनके जुड़ने से वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन बनता है। ठीक है, तो ये बैकबोन के अंदर सेफ रहता है, जैसे ब्रेन किसके अंदर सेफ था, क्रेनियम के अंदर। ब्रेन के चारों तरफ 3 लेयर थी, मेनिंजेस थी, क्या इधर होती है, हाँ इधर भी होती है। उनके अंदर फ्लूइड वहां पर भी भरा हुआ था, यहां पर भी भरा हुआ है। यही वजह है फ्लूइड का नाम क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब ब्रेन और स्पाइनल के चारों तरफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन दोनों का सेम होता है, दोनों में एक एक बोन का प्रोटेक्शन है, मतलब बोनी कवरिंग है,
फिर मेनिंजेज की कवरिंग है और एक लिक्विड उनमें फिल कर रखा है। फंक्शन देखते हैं, तो एक फंक्शन तो ये क्या होता है, ब्रेन को बॉडी के पार्ट से कनेक्ट करता है। ब्रेन कोई भी मैसेज इसको देता है, फिर ये आगे या जो बॉडी से जो भी मतलब जो भी अपने को इंफॉर्मेशन रिसीव होती है पहले स्पाइनल कॉर्ड लेता है फिर ब्रेन को। तो ये ब्रेन और अदर बॉडी पार्ट के बीच में इंपल्स को कंडक्ट करने का काम करता है। और एक अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आते हैं अपने पीएनएस के बारे में। तो जो अपना नर्वस सिस्टम था उसके दो हिस्से होते हैं, एक सीएनएस और एक पीएनएस। तो पीएनएस का क्या काम होता है, ये कम्युनिकेशन करवाता है सीएनएस और अदर पार्ट के बीच में। जैसे कि मैंने यहां बोला कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, फिर ये बॉडी और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, लेकिन यहां इंपल्स लेकर जाएगा कौन, या जो मैसेज होगा वो लाएगा कौन, जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो ले जाएगा कौन। अपन ने रिफ्लेक्स एक्शन में भी देखा था ये काम करता है सेंसरी नर्व, मोटर नर्व। तो वो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती है उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पीएनएस। तो पीएनएस के अंदर कौन सी आती है, क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलती है, स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। नॉलेज के लिए अपन नंबर याद रख सकते हैं, ये 12 पेयर होती है, मतलब 24, और ये 31 पेयर होती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व कलेक्टिवली क्या बनाती है, पीएनएस, और ये कम्युनिकेट करवाती है सीएनएस को अदर बॉडी पार्ट से। ठीक है, इस पीएनएस को फिर अपन डिवाइड कर सकते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। फिर ऑटोनोमस दो तरह के हो सकते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन अपनी बुक में वो नाम दे नहीं रखे इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा। अगर आप लिखना चाहें तो नोट कर लीजिए। जो पीएनएस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एएनएस और एसएनएस, मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम फिर दो तरह का होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये अपने था नर्वस सिस्टम के बारे में। एक बार आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए। वैसे तो अपना वीडियो कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन और एक हेडिंग अपने जहां पर अपना ब्रेन खत्म होता है बुक में और दे रखी है, उसको भी अपन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपनी बुक में एक हेडिंग है कि हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, मतलब नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे करवाता है। तो कि ये बहुत ही एक डिटेल टॉपिक है, लेकिन अपनी बुक में शॉर्ट में दे रखा है तो अच्छे से समझना। नर्वस टिश्यू जो होता है, जो भी काम करना होता है उन्हें इंपल्स के फॉर्म में आगे जनरेट करता है, और ये इंपल्स कहां तक जाती है, मसल्स तक जाती है, और मसल्स वो काम करवाता है जो नर्वस टिश्यू करवाना चाहता है। ठीक है, अब जब एक इंपल्स मसल्स के पास जाती है तो मसल्स के फाइबर मूव करते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं। जैसे मान लो मेरे हैंड के पास में गया तो मेरे हैंड का जो मूवमेंट ऐसा होगा, ये क्यों हुआ, यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ऐसे जाएगा, रिलैक्स करेगी तो ऐसे जाएगा। तो मेरा जो ब्रेन है वो मैसेज जनरेट करता है सीएनएस से, ये मैसेज जो होता है नर्वस सिस्टम से, ये मैसेज जो होता है इंपल्स के फॉर्म में मसल्स तक जाता है, फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब क्वेश्चन उठता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर पाती है। तो सेल्यूलर लेवल पे देखें तो मसल्स के पास कुछ स्पेशल काइंड की प्रोटीन होती है। जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो उन प्रोटीन के नाम करवाएंगे, एक्टिन, मायोसिन, ऐसे प्रोटीन बताते हैं। उनमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसल्स का ये जो शेप और अरेंजमेंट होता है वो चेंज होता है, उसकी वजह से मसल्स का मूवमेंट होता है, और उन मूवमेंट की वजह से जो टास्क दिया जाता है वो टास्क परफॉर्म होता है। तो ये अपने इसमें लिखना है। अपनी बुक में बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है, लेकिन उसकी समरी यही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कितने तरह की मसल्स होती है। तो 9th क्लास में अपन देखते हैं कि मसल्स 3 तरह की होती है। वॉलेंट्री जो अपने विल से चलती है, इनवॉलेंट्री जो अपना विल नहीं होता उनके ऊपर, इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, वॉलेंट्री को स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, और एक और होती है कार्डियक मसल्स, जो हार्ट की मसल्स होती है, वो भी इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन उनके पास एडवांस फीचर होते हैं कि वो कभी भी फैटिग नहीं होती, थकती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। अपनी बुक में एक क्वेश्चन है कि ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या करता है। तो आप सब जानते हैं ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में कोई नहीं पार्टिसिपेट था। देयर इज नो रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन एट इट परफॉर्म बाय स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन जो भी रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म किया जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को सेंड की जाएगी बाद में कि भाई हमने ये काम किया, ताकि अपन को पता चले कि हाँ ये टास्क हुआ था। ठीक है, एक कुछ रिफ्लेक्सेज मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे, कंडीशनल रिफ्लेक्सेज होते हैं जो अपन बर्थ के बाद में खुद सीखते हैं। जैसे बाइक चलाते समय एकदम ही सामने कोई आता है तो अपन एकदम ही ब्रेक लगाते हैं, ये कंडीशनल रिफ्लेक्सेज है, और ये कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट भी लिख देते हैं। एक अपनी बुक में लिखा हुआ है कि एक कमरे में जो अगरबत्ती जो जलती है उसकी स्मेल को अपन कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे ही उसकी स्मेल आएगी वो पूरे कमरे में डिफ्यूज हो जाएगी, और फिर अपना सेंसरी ऑर्गन, और इस केस में कौन सा होता है, नोज,
नोज जो होता है उसके जो रिसेप्टर होते हैं उस स्मेल को रिसीव करते हैं और इंपल्स के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में कहां तक भेजते हैं, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं। और जैसे ही वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाएगा और कौन से न्यूरॉन या कौन सी नर्व लेके जाएगी, सेंसरी नर्व लेके जाएगी, तो अपना ब्रेन उसे डिटेक्ट कर पाता है। अगर कोई अपन को उसके अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्ड देना है तो फिर वो मोटर न्यूरॉन वहां पर वो रेस्पॉन्स भी लेकर आता है। ठीक है, तो ये अपना था आज के वीडियो के बारे में। बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको ब्रेन के बारे में एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन देखेंगे कि प्लांट में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कैसे होते हैं। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।